तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 को, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। औद्योगिकीकरण का युग। प्रश्न पहला, औद्योगिकीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, औद्योगिकीकरण का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिससे परंपरागत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से हटकर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव होता है। इससे मशीनों का प्रयोग, कारखानों की स्थापना, बड़े पैमानों पर उत्पादन और श्रमिकों की भागीदारी शामिल होती है। मतलब औद्योगिकीकरण का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिससे परंपरागत से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से हटकर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव होता है और मशीनों का प्रयोग, कारखानों की स्थापना, बड़े पैमाने पर उत्पादन और श्रमिकों की भागीदारी इसमें शामिल होती है। प्रश्न दूसरा, भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब और कैसे हुई? उत्तर, भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत सन 1850 के दशक में हुई, जब अंग्रेज़ों ने रेलवे, कपड़ा मिलें और अन्य उद्योगों स्थापित किए। हालांकि भारत में हस्तशिल्प पहले से ही बहुत विकसित था। मतलब जो भारत में था हस्तशिल्प वो पहले से ही विकसित था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद, अंग्रेज़ जब आए यहाँ पर, तो मशीनों का प्रयोग बढ़ा और ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय बाज़ार पर कब्जा कर लिया। मतलब जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वो मशीनों का प्रयोग तो बढ़ा, लेकिन ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय बाज़ार पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न तीसरा, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में कौन से उद्योग प्रचलित थे? अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में कौन से उद्योग प्रचलित थे? तो अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में कपड़ा उद्योग, धातु निर्माण, कांच उद्योग, जहाज निर्माण, कालीन, हाथ से बना कागज़, हाथ से बने खिलौने जैसे कुटीर उद्योग प्रचलित थे। ये सभी उद्योग हस्तशिल्प और परंपरागत तकनीकों से पर आधारित थे। मतलब अंग्रेज़ के आने से पहले जो थे भारत में कपड़ा उद्योग था, धातु निर्माण होता था, कांच उद्योग थे, यहाँ पर जहाज का निर्माण होता था, कालीन होते थे, हाथ से कागज़ बनाया जाता था, हाथों से कागज़ बनाया जाता था, हाथ से बने खिलौने और जैसे कुटीर उद्योग प्रचलित थे यहाँ पर। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में ये सब धीरे धीरे कम होता चला गया। प्रश्न चौथा, प्रोटो उद्योग क्या होता है? प्रोटो उद्योग क्या होता है? तो प्रोटो उद्योग वह स्थिति है जब बड़े स्तर पर उत्पादन तो होता है। मतलब प्रोटो उद्योग वह स्थिति है जब बड़े स्तर पर उत्पादन तो होता है, लेकिन वह आधुनिक फैक्ट्रियों से पहले होता है। मतलब आधुनिक फैक्ट्रियों से पहले होता है। इसमें श्रमिक घरों में या छोटे कार्यशालाओं में काम करते हैं। यह मुख्यतः 17वीं और 18वीं सदी के यूरोप में देखने को मिलता है। प्रश्न पाँचवा, भारतीय वस्त्र उद्योग पर ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय वस्त्र उद्योग पर ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्रिटिश औद्योगिकीकरण से भारतीय वस्त्र उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ब्रिटिश मिलों में सबसे सस्ते कपड़े तैयार होते थे। ब्रिटिश के मिल जो थे वहाँ पर बहुत ही सस्ते कपड़े तैयार किए जाते थे जो भारत में बेचे जाते थे। इससे भारतीय कारीगरों का व्यवसाय नष्ट हो गया। मतलब जब सस्ते कपड़े मिल रहे हैं किसी को तो वो महंगा क्यों खरीदेगा? क्यों? और ब्रिटिश में सस्ते कपड़े तैयार किए जा रहे थे और भारत में महंगे कपड़े तैयार किए जा रहे थे। इससे भारतीय कारीगरों की व्यवसाय नष्ट हो गया और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और उन्हें बेरोजगार होना पड़ा। प्रश्न छठवां, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित कर रही थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कच्चा जो माल था उसको इंग्लैंड भेजा और वहाँ से तैयार माल भारत में लाकर बेचा, और वहाँ से जो तैयार किया जाता था माल वो भारत में ला के बेचा करता था। कंपनी ने भारतीय कारीगरों को सस्ते दाम में
सामान बनाने के लिए मजबूर किया। मतलब जो भारतीय कारीगर थे उसके उनको सस्ते दाम में सामान बनाने के लिए बहुत मजबूर किया और उसकी स्वतंत्रता को छीना और उनकी स्वतंत्रता को छीना। इससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। इसी कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया था भारत में। प्रश्न 7वां, यूरोप में प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ? यूरोप में प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर है यूरोप में पहला कारखाना 1730 के दशक में इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। मतलब जो यूरोप में पहला कारखाना खुला था वो 1730 के दशक में इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। यह टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित था। यह जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित है जिसमें कपास के कपड़े बनाए जाते थे। प्रश्न 8वां, मशीन से बनने वाले कपड़ों की भारत में बिक्री कैसे होती थी? मतलब मशीन से बनने वाले कपड़ों की भारत में बिक्री कैसे होती थी? तो ब्रिटिश सरकार ने मशीन से बनाने वाले कपड़ों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत में रेल और सड़कों का विकास किया। मतलब बिक्री बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मशीन से बनने वाले कपड़ों की बिक्री के बढ़ावा के लिए भारत में रेल और सड़कों का विकास किया। भारतीय बाजारों में अंग्रेजी माल सस्ते दामों में पहुंचाया जाता था। भारत में जो अंग्रेजी माल थे मतलब विदेशों के माल थे इंग्लैंड के, वो भारत में सस्ते दामों पर पहुंचाया जाता था और स्थानीय उत्पादों को पीछे छोड़ दिया गया और स्थानीय उत्पाद थे उनको पीछे छोड़ दिया गया। प्रश्न 9वां, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ और कब स्थापित हुई? भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। इसका क्या नाम था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। इससे भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई। प्रश्न 10वां, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना कब हुई? मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी उसकी स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। यह भारत की पहली बड़ी इस्पात स्टील कंपनी थी। मतलब यह भारत की पहली स्टील कंपनी थी और आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। मतलब यह भारत के लिए एक कदम आगे बढ़ने की एक नई विकास थी। प्रश्न 11, भारत में रेलवे के विकास का औद्योगिकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में रेलवे के विकास का औद्योगिकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रेलवे के विकास से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। मतलब रेलवे के विकास से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। कच्चा माल आसानी से कारखानों तक पहुंचाने लगे और तैयार माल दूर दराज के बाज़ारों में भेजा जाने लगा। मतलब कच्चा माल जो था आसानी से कारखानों तक पहुंचाया भी जाता था और तैयार माल को दूर दूर बाज़ारों में भेजा भी जाता था। इससे व्यापार और उद्योग दोनों को गति मिली। मतलब इससे व्यापार को भी गति मिली और उद्योग दोनों को भी गति मिली। व्यापार बढ़ा और बेचने वालों की संख्या भी बढ़ी। प्रश्न 12, स्वदेशी आंदोलन का औद्योगिकीकरण से क्या संबंध था? मतलब स्वदेशी आंदोलन जो थे उसका औद्योगिकीकरण से क्या संबंध था? तो स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार कर भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। इससे स्थानीय कुटीर उद्योग और मिलों को बढ़ावा मिला और आत्मनिर्भरता का विचार सामने आया। प्रश्न 13, बर्मा युद्ध का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? बर्मा युद्ध का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बर्मा युद्ध 1885 के समय ब्रिटिश सेना को कपड़े और अन्य सामग्री की आवश्यकता थी। मतलब बर्मा युद्ध में के समय ब्रिटिश सेना को कपड़े और अन्य सामग्री की आवश्यकता थी। मतलब उसको ज़रूरत थी। इससे भारतीय मिलों को बड़ी मात्रा में सरकारी ऑर्डर मिले। भारतीय मिल जो थे उनको भारी मात्रा में सरकारी ऑर्डर मिले और उद्योगों को बढ़ावा मिला।
प्रश्न 14, भारत में कारीगरों की स्थिति औद्योगिकीकरण के दौरान कैसी थी? औद्योगिकीकरण के चलते कारीगरों की स्थिति खराब होती गई। मशीनों से बने सस्ते माल के कारण, मशीनें से जो माल बन रहे थे उसके कारण यहाँ की स्थिति खराब हो रही थी कारीगरों की। उनके उत्पाद बिकने बंद हो गए, उनके उत्पाद जो थे वो बिकने बंद हो गए, जिससे वे बेरोजगार हो गए या मजदूर बनकर मिलों में काम करने लगे। मतलब वो उनके पास मिल थी, लेकिन उनका मिल जब उनका माल जो था बिक नहीं रहा था तो वे दूसरों की मिलों में जाकर काम करने लगे, बेरोजगार हो गए, मजदूरी करने लगे दूसरों की मिलों में जाकर। प्रश्न 15, औद्योगिकीकरण के क्या प्रमुख लाभ और हानियाँ थी? औद्योगिकीकरण के लाभ, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। यहाँ पर मतलब इसके लाभ थे, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, रोजगार के नए अवसर आए, रोजगार के नए नए अवसर आ रहे थे, आर्थिक विकास और शहरीकरण। तीसरा, और इसके मतलब औद्योगिकीकरण की हानियाँ क्या क्या थी? पारंपरिक मत्स्य कारीगरों का पतन, मतलब पारंपरिक कारीगरों का पतन हो रहा था, मतलब जो कारीगर थे उनका पतन हो रहा था इंडिया के जो थे। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण भारी मात्रा में प्रदूषित हो रहा था, बड़े बड़े कारखाने खुल रहे थे जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। सामाजिक असमानता और सामाजिक असमानता फैलने लगी। तो दोस्तों अब आगे हम लोग अब जो क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन जो हैं वो एकदम विस्तृत रूप में हैं, लॉन्ग में है, एकदम विस्तृत रूप से उनको किया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 16, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ब्रिटेन से कैसे भिन्न थी? तो भारत और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया एक जैसी नहीं थी। दोनों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात अलग थे। मतलब भारत और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जैसी नहीं थी पहले जैसी। दोनों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात अलग थे। दोनों के मतलब अलग थे राजनीतिक हालात। ब्रिटेन जैसे ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण स्वाभाविक रूप से हुआ, मतलब ब्रिटेन में स्वाभाविक रूप से औद्योगिकीकरण हुआ। वहाँ की पूंजी जो थी, संसाधन और वैज्ञानिक शोध ने उद्योग को बढ़ावा दिया। श्रमिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों में काम करने लगा। मतलब जो थे श्रमिक वर्ग के एक बड़ा हिस्सा जो था फैक्ट्रियों में काम करने लगा। सरकार ने उद्योगों का समर्थन किया और सरकार ने उसका समर्थन भी किया उद्योगों का। और यही चीज़ भारत में जब हुई तो देखिए, औद्योगिकीकरण विदेशी शासन के अधीन हुआ, औद्योगिकीकरण विदेशी शासन के अधीन हुआ, जिससे भारतीयों को लाभ नहीं मिला और भारतीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। और तीसरा, स्थानीय कारीगरों, स्थानीय जो मतलब वहाँ के रहने वाले कारीगर थे, और पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। मतलब उनके का जो स्थानीय कारीगर थे उनको और पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया गया उनके। भारत में औद्योगिकीकरण अधिकतर ब्रिटिश हितों के अनुसार हुआ। मतलब भारत में औद्योगिकीकरण जो हुआ अधिकतर वो ब्रिटिश हितों के अनुसार हुआ, ना कि भारतीय विकास के लिए हुआ। ये भारतीय विकास के लिए नहीं हुआ था। प्रश्न 17, भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? मतलब भारत में हस्तशिल्प उद्योग था, उसके पतन के क्या कारण थे? तो भारत में हस्तशिल्प उद्योग सदियों से विकसित था, मतलब वो सदियों बहुत दिन से विकसित था, बहुत सालों से विकसित था। लेकिन औद्योगिकीकरण और ब्रिटिश शासन के कारण इसका पतन हो गया, इसका पतन हो गया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, मतलब इसके कारण देखते हैं। पहला जो कारण था, ब्रिटिश माल की प्रतिस्पर्धा, ब्रिटिश माल जो थी उसकी प्रतिस्पर्धा। मशीनों से बना अंग्रेजी कपड़ा सस्ता और सुंदर होता था। मतलब मशीनों से जो बनाया जाता था कपड़ा वह सस्ता भी था और सुंदर भी होता था। इससे भारतीय कारीगरों के उत्पाद बिकना बंद हो गए, और इससे भारतीय उत्पाद जो थे, भारतीय उत्पादों के कारीगर थे, उनका उत्पाद बिकना बंद हो गया। दूसरा जो था वो कच्चे माल की कमी, और इंडिया में कच्चे माल की कमी होने लगी। अंग्रेजों ने कच्चा माल जैसे कपास इंग्लैंड भेजना शुरू किया, जिससे भारतीय कारीगरों को महंगा और कम माल मिलने लगा। मतलब जब यहाँ का माल अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड भेज दिया तो यहाँ के कारीगरों के पास माल की कमी होने लगी, जिससे उनका माल महंगा पड़ने लगा। तीसरा, कर और प्रतिबंध, कर और प्रतिबंध। भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन ने भारी कर लगाए गए।
उन्हें भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन ने भारी कर लगाए गए, जबकि अंग्रेजी वस्त्र भारत में बिना कर के बेचे गए। मतलब इंडिया के जो लोग थे वो लोग जब कपड़ा बेचते थे उन पर कर लगाया जाता था, लेकिन अंग्रेजी वस्त्र भारत में बिका तो उस पर कर नहीं लगाया गया, बिना कर के बेचे गए। और चौथा, स्वतंत्र व्यापार की कमी। व्यापार की कमी, और यहाँ पर स्वतंत्र मतलब अपने आप से नहीं बेचे जाते थे, व्यापार अपने आप से व्यापार नहीं कर सकते थे कारीगर। अब स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर सकते थे, मतलब स्वतंत्र रूप से वो व्यापार नहीं कर सकते थे, उन्हें ब्रिटिश एजेंटों के अधीन काम करना पड़ता था। मतलब जो इसका अर्थ है कि मतलब वे उन्हीं के अधीन रहकर ही काम करते थे। पांचवा, मशीन का आगमन। और मशीन का आगमन जब हुआ, मशीनों के कारण हस्त निर्मित वस्तुएं महंगी और समय लेने वाली हो गई। मशीनों के कारण हस्त निर्मित वस्तुएं महंगी और समय लेने वाली हो गई, इससे कारीगरों की मांग कम हो गई। प्रश्न 18, भारतीय मिल मालिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो इसका अर्थ है भारतीय मिल मालिकों को कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें मुख्यतः शामिल हैं। पहला, ब्रिटिश वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड से आयातित सस्ते कपड़े भारतीय बाजार पर छा गए। मतलब इंग्लैंड के जो कपड़े थे वो सस्ते कपड़े थे, वो भारतीय बाजार में छाने लगे, मतलब भारी मात्रा में बिकने लगे। इससे भारतीय मिलों के उत्पाद बिकने में कठिनाई होने लगी। इसलिए भारतीय मिलों के उत्पाद बिकने में बहुत सी कठिनाइयाँ होने लगी। दूसरा, सरकारी सहयोग की कमी और सरकारी सहयोग की कमी होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को समर्थन नहीं दिया, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया। मतलब इंडिया के जो लोग थे, भारतीय उद्योगपति थे, उन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि विदेशी उत्पादनों को बढ़ावा भी दिया। तीसरा है कच्चे माल की महंगाई। कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही थी और उसका अधिकांश हिस्सा इंग्लैंड भेजा जाता था। जब यहाँ का माल जो था, कच्चा माल, वो जब इंग्लैंड भेजा जाने लगा तो इंडिया में माल की कमी होने लगी, जिससे यहाँ का माल महंगा होने लगा। चौथा, तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय मिलें आधुनिक मशीनों और तकनीक की कमी से जूझ रही थी, जिससे उत्पादन की गति धीमी थी। पाँचवा, संचार साधनों की कमजोरी। संचार संसाधनों की कमजोरी। रेलवे और परिवहन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देना था। मतलब जो यहाँ पर रेलवे और परिवहन व्यवस्था थी, वो ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने के लिए थी, ना कि भारतीय उद्योगों को बढ़ाने के लिए थी। प्रश्न 19, औद्योगिकीकरण से श्रमिक वर्ग की स्थिति में क्या बदलाव आया? औद्योगिकीकरण से श्रमिक वर्ग की स्थिति में कई बड़े बदलाव आए, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों थे। सकारात्मक पक्ष, उन्हें कारखानों में रोजगार के अवसर मिले। उनको कारखानों में रोजगार के अवसर मिलने लगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ। तीसरा, कुछ श्रमिक अस्थायी काम पाकर नियमित वेतन पाने लगे। कुछ लोगों को काम देकर उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाने लगा। नकारात्मक पक्ष क्या थे? मजदूरी बहुत कम थी, मतलब मजदूरी बहुत कम थी और काम के घंटे लंबे थे, 12 से 14 घंटे तक कम से कम। श्रमिक को खराब स्थिति वाले घरों में रहना पड़ता था, जो खराब थे घर वहाँ पर उनको रहना पड़ता था। स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुविधा की कमी होने लगी। वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुविधा की कमी थी। महिलाओं और बच्चों का शोषण होता था। महिला और बच्चे जो थे उनका शोषण किया जाता था, उनको तंग किया जाता था। उन्हें कम वेतन पर आधारित काम कराया जाता था, कम वेतन पर उनसे अधिक काम कराया जाता था। प्रश्न 20, औद्योगिकीकरण के भारत पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। भारत पर औद्योगिकीकरण का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव गहरा पड़ने लगा। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों था। मतलब यह प्रभाव जो था सकारात्मक भी था और नकारात्मक भी था। आर्थिक प्रभाव, कृषि से उद्योग की ओर बदलाव। मतलब कृषि से उद्योग की ओर बदलाव। कुछ लोगों ने खेती छोड़कर मिलों में काम करना शुरू किया। मतलब कुछ लोग जो थे खेती को छोड़कर मिलों में काम करने लगे, क्योंकि उनका सामान जो तैयार होता था वह कम दामों पे लिया जाता था।
व्यापार में वृद्धि और व्यापार में वृद्धि हुई। भारत का रेल नेटवर्क फैला, भारत में रेल नेटवर्क फैला जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। स्थानीय उद्योगों का विकास, कुछ भारतीय मिलें जैसे टाटा, बिरला आज स्थापित कंपनियां हुई थी। सामाजिक प्रभाव, नए सामाजिक वर्गों का जन्म जैसे औद्योगिक, श्रमिक, पूंजीपति वर्ग आदि। ग्रामीण पलायन, गांव से लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर जाने लगे। मतलब जब गांव में उनको रोजगार नहीं मिलता था तो वो लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर चले जाने लगे। स्त्री और बाल श्रमिक, महिलाएं और बच्चे भी कारखानों में काम करने लगे। मतलब जब बेरोजगारी बढ़ने लगी तो महिलाएं और बच्चे भी कारखानों में काम करने लगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के पास ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई जारी रखें। आपके लिए अगले चैप्टर का वीडियो कल आने वाला है।